हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th के लिए पहला वीडियो, जिसमें हम आपको पहला चैप्टर जो है इसको आज पढ़ाने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला चैप्टर क्या आपको पढ़ना है। पहला जो चैप्टर आपको पढ़ने के लिए दिया गया है इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया है क्या। अगर देखा जाए तो हमारे प्रकृति में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। चेंजेस जो होते हैं दो ही तरह से, एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है भौतिक परिवर्तन, क्या होता है रासायनिक परिवर्तन, आइए जल्दी जल्दी थोड़ा जान लेते हैं। भौतिक परिवर्तन मतलब हो गया एक बार अगर कोई पदार्थ दूसरे रूप में बदल जाए तो दूसरे रूप से वापस पहले वाले रूप में लाया जा सके, किंतु उसके गुण में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आनी चाहिए। अगर उसके गुण में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है तो ऐसे परिवर्तन को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे मोम का पिघलना, आप मोम को गर्म करते हैं, पिघल जाता है, उसको वापस ठंड करते हैं तो फिर से वो जम जाता है। तो पहले वाला मोम में अब वाला मोम में कोई अंतर नहीं होता है, मतलब ये एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन कुछ और चीजें होती है, जैसे भोजन का पाचन होना। मान के चलो आपके घर में अच्छा अच्छा चीज बना हुआ है, आप छिपा करके उसको खा लिए, पेट में गया, उसका पाचन हो गया। पाचन होने के बाद अगर कोई आके कहेगा चल निकाल जो खैना से, क्या आप सेम उसको निकाल करके दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका पाचन हो चुका है। तो हमारे शरीर में जो पाचन होता है खाद्य पदार्थों का या भोजन का जो पाचन होता है, वो पाचन होना भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो समझ गए होंगे परिवर्तन भौतिक और रासायनिक क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई एक पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थों के साथ मिल करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब एक पदार्थ अकेले या किसी दूसरे के साथ मिल करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करेगा तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहेंगे। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के बाद बन जाता है उसको प्रतिफल कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। मान के चलो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों को अगर आपस में मिलाया जाएगा तो जल का निर्माण होगा। तो हमारे लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वैसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, यानी कौन भाग ले रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग नाम देते हैं अवकारक। और अगर जल की बात करते हैं तो जल आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रतिफल, सॉरी, इसको हम लोग अभिकारक बोलेंगे और इसको हम लोग प्रतिफल बोलेंगे। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक रिएक्टेंट कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के बाद बन गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिफल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलकर के अभिकारक हुआ,
जल आपका प्रतिफल हुआ। समझ में आया? तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में डिटेल जानेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पहले ये जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। क्या होता है रासायनिक समीकरण? तो कहता है ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेतों और सूत्रों की सहायता से जो निरूपण किया जाता है, यानी जो लिखा जाता है, उसी को नाम दिया जाता है रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेतों और सूत्रों की सहायता से व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब ये प्रश्न आता है, क्या रासायनिक समीकरण है क्या? है ना? बताइए, अभी अभी बताइए। रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेतों और सूत्रों की सहायता से व्यक्त करने की जो तरीका होता है, या उसका जो संक्षिप्त निरूपण होता है, जिसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण का उदाहरण जो अभी देखे थे, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को संकेत के रूप में लिखेंगे H2 होगा, ऑक्सीजन का संकेत O2 होगा। अभिक्रिया करने के बाद ये जल का निर्माण किया, मतलब H2O। तो बताओ ये जो लिखा गया वो क्या लिखा गया? अभिक्रिया ही तो है, लेकिन अभिक्रिया को कैसे लिखा गया? संकेतों और सूत्रों की सहायता से। तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन जो लिखा गया इसको नाम देंगे रासायनिक अभिक्रियाओं का ये समीकरण रूप है। समझ में आ रहा है? अब सोचने वाली बात यह है कि रासायनिक समीकरण को हम लोग लिखते कैसे हैं? कैसे लिखते हैं रासायनिक समीकरण को? रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम क्या है? सबसे पहले जो आपका अभिकारक है, अभिकारक के लिए दो बातें। अभिकारक को जब भी लिखना है तो आपको बाईं ओर लिखना है, यानी जो आपका कॉपी है, कॉपी के बाईं ओर लिखेंगे अभिकारक को। दूसरा बात, अभिकारक की संख्या अगर एक से ज्यादा है तो बीच में आपको देना है धन चिन्ह। क्या देना है? धन चिन्ह। तो अभिकारक से संबंधित दो नियम। सबसे पहले इसको बाईं ओर लिखेंगे, और यदि अभिकारक की संख्या एक से ज्यादा होगा तो बीच में क्या देंगे? धन चिन्ह। दूसरा बात, हम लोग लिखेंगे प्रतिफल के लिए। अगर प्रतिफल की बात करते हैं तो इसको हमेशा दाईं ओर लिखना है, राइट साइड लिखना है, लेकिन इसकी भी संख्या एक से ज्यादा होगा तो बीच में आपको देना है धन चिन्ह। तो प्रतिफल के लिए भी आप दो बात याद रखें। अभिकारक के लिए बोले, अभिकारक को लिखने का नियम बाईं ओर लिखना है, बीच में धन चिन्ह देना है, लेकिन जब प्रतिफल की बात करेगा तो इसको दाईं ओर लिखना है, ये भी एक से ज्यादा होगा तो बीच में धन चिन्ह देना है। और इसका अंतिम नियम ये है कि जो आपका अभिकारक है, जो अभिकारक है और प्रतिफल है, इसके बीच में आपको तीर का चिन्ह देना है। अभिकारक और प्रतिफल के बीच में आपको क्या देना है? तीर का चिन्ह। ये तीर का चिन्ह ये बताता है, ये तीर का चिन्ह ये बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया का दिशा क्या है। ये बताता है कि रिएक्शन का जो है वो डायरेक्शन क्या है, मतलब कौन अभिक्रिया कर रहा है, कौन अभिक्रिया के बाद बन रहा है, इन सभी बातों को बताता है कौन? तीर का चिन्ह। तो समझे, रासायनिक समीकरण को लिखने का टोटल 5 नियम। अभिकारक को बाईं ओर लिखेंगे, अभिकारक की संख्या एक से अधिक होने पर धन चिन्ह। प्रतिफल को दाईं ओर लिखेंगे, प्रतिफल की संख्या एक से अधिक होने पर धन चिन्ह। अभिकारक और प्रतिफल के बीच में तीर का चिन्ह देंगे, जो बताता है रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को। समझ में आ गया क्या होता है ये? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नियम समझ में आ गया, रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम समझ में आ गया। अब हम लोग ये समझेंगे, रासायनिक समीकरण के नियम समझ गए, अब ये समझेंगे इसके कितने प्रकार होते हैं। बात करते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार के।
तो रासायनिक समीकरण जो है ये टोटल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है असंतुलित और दूसरा होता है संतुलित। एक होता है असंतुलित और दूसरा होता है संतुलित। जैसे मान के चलो ये तराजू है, ठीक है, एक ये दो पलड़ा तराजू का होता है। दोनों पर अगर बराबर द्रव्यमान के वस्तु को रखा जाए तो इसको जो ऊपर जो ये आपका लगा होता है ये क्या बराबर रहता है, यानी दोनों सेम रहता है, एकदम संतुलित इसी को बोलते हैं। एक तरफ अगर ज्यादा द्रव्यमान दिया जाए, एक जगह कम दिया जाए, तो जिधर कम दिया जाएगा वो ऊपर हो जाएगा और जो ज्यादा दिया जाएगा वो नीचे चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, असंतुलित। तो संतुलित का मतलब ये हुआ कि यदि अभिकारक और प्रतिफल के प्रत्येक परमाणु की संख्या यदि आपस में बराबर रह गया ना, तो उसको नाम दिया जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। सुनाई दिया? यदि अभिकारक और प्रतिफल के प्रत्येक परमाणु की संख्या आपस में बराबर हो गया तो नाम देंगे संतुलित बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर दोनों तरफ के प्रत्येक परमाणु की संख्या यदि आपस में बराबर नहीं हुआ तब नाम देंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आ रहा है? जैसे हम लिखते हैं H2 प्लस O2, रिएक्शन करने के बाद बनाया H2, चेक करना है कि ये संतुलित है या असंतुलित है। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को यहाँ चेक करेंगे, परमाणु की संख्या अभिकारक में 2 है। इसके अंदर अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है, तो बताइए हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या बराबर है? यस सर। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या 2 है। यहां पे देखा जाए तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 है। क्या ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बराबर है? नहीं सर। मतलब अभिकारक और प्रतिफल के प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। इसका मतलब ये समीकरण जो है वो संतुलित न होकर के क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसको हम लोग संतुलित नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट, अब संतुलित को देखते हैं। जैसे इसी को हम लोग लिखे H2 साथ में O2, रिएक्शन करने के बाद बनाया H2। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, यहां मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और यहां भी मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। पहले से असंतुलित था लेकिन इसका रूपांतरण हम लोग कर दिए संतुलित में। कैसे, समझिए। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या यहां पे मिल रहा 2 इधर गुना करेंगे तो 2 दूना का 4। यहां पे ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या मिला 2, यानी अभिकारक में हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। प्रतिफल की बात किया जाए तो ये 2 गुना हुआ है, ये पूरे में गुना हुआ, मतलब हाइड्रोजन 2 दूना 4 आ गया और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और ऑक्सीजन की संख्या भी 2 आ गया। मतलब कहने का ये हुआ हाइड्रोजन की संख्या दोनों तरफ 4, ऑक्सीजन की संख्या दोनों तरफ 2, मतलब अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर के प्रत्येक परमाणु की संख्या आपस में बराबर है या नहीं है? बराबर है या नहीं है? यस सर, बराबर है। मतलब ये कैसा समीकरण हुआ, ये आपका हुआ संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आया? चलिए अब हम लोग ये जानते हैं कि क्या सर हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना चाहिए हम लोग को या असंतुलित लिखना चाहिए? तो देखो बाबू, रासायनिक संयोग के नियम के अनुसार ये संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग हमेशा लिखेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखना गलत होता है। जो रासायनिक संयोग का नियम है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको क्या लिखना है, संतुलित। असंतुलित यानी अनबैलेंस नहीं लिखा जाता है। अब आपके दिमाग में चलेगा सर ये रासायनिक संयोग के नियम क्या कहता है, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? तो आइए हम जानते हैं
रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? तो इसके लिए एक नियम आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं पदार्थ के अनस्वरता के नियम। पदार्थ के अनस्वरता के नियम। देखो, पदार्थ के अनस्वरता के नियम कहता है, पदार्थ के अनस्वरता के नियम कहता है कि पदार्थों का ना तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है। पदार्थों का ना तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है, बल्कि पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब पदार्थ का निर्माण ही नहीं हो सकता है और पदार्थ का नाश ही नहीं हो सकता है, तो एक मतलब ये हुआ कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर के प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर होगा। और जब प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर होगा, मतलब रासायनिक समीकरण क्या होगा? संतुलित होगा। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, मतलब हम लोग कौन से नियम का पालन करते हैं? पदार्थ के अनस्वरता के नियम का पालन करते हैं। और इसी नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। यदि आप लोग का ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, आप लिखेंगे पदार्थ के अनस्वरता के नियम के अनुसार पदार्थों का न तो निर्माण होता है और न ही नाश होता है, अतः अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर के प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। अतः इसको बराबर करने के लिए ही रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। क्लियर हुआ? अब हम लोग ये समझते हैं कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखने से हम लोग को क्या लाभ है? रासायनिक समीकरण को लिखते क्यों हैं? इसको लिखने से क्या लाभ है? तो आज हम लोग जानेंगे कि लाभ क्या है रासायनिक समीकरण को लिखने से। रासायनिक समीकरण को लिखने से हम लोग को टोटल 3 फायदा है। पहला फायदा, रासायनिक समीकरण को लिखना आसान होता है। अगर आपको लिखने आ गया तो आप कभी स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे अभिक्रिया के लिए, आप डायरेक्ट रासायनिक समीकरण लिखेंगे। रासायनिक समीकरण को लिखना यानी निरूपण जो है, यानी लिखा जाना काफी आसान होता है। दूसरा, इसे लिखने में समय की, कॉपी की और कलम की बचत होती है। पहला फायदा लिखना आसान है, दूसरा फायदा कॉपी के, समय के और साथ साथ कलम के भी बचत होता है। तीसरा फायदा क्या होगा? जैसे आप अभी अगर बिहार में पढ़ रहे हैं, इंडिया में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ही लैंग्वेज यूज होता है, एक आपका लोकल, दूसरा इंग्लिश। जैसे आप साइंस पढ़ रहे हैं तो या तो आप बिहार से हैं तो हिंदी मीडियम होंगे या तो इंग्लिश मीडियम होंगे। मतलब यदि आप हिंदी में पढ़ेंगे या फिर अंग्रेजी में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि ये साइंस आपको पढ़ाया जाएगा चाइनीज में, साइंस आपको पढ़ाया जाएगा जापानीज में, नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो बताओ, अगर आप अभी बिहार में पढ़े 10 तक, 11, 12 पढ़े, उसके बाद अगर आप विदेश आपको जाना पड़े, वहां पे जाके रासायनिक समीकरण के बारे में जानने का अगर मौका मिले, तो क्या पहले तो उस देश का लैंग्वेज सीखना होगा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आपको क्या करना होगा? आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। जैसा रासायनिक समीकरण आप यहाँ पे लिखते हैं, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सेम उसी प्रकार के रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। मतलब कहने का ये हुआ कि यह पूरे दुनिया में प्रचलित है, अतः इसको जाकर के हम कहीं भी आसानी से पढ़ सकते हैं। समझ में आया? पदार्थ के यहाँ पे रासायनिक समीकरण को लिखने से लाभ, पहला लाभ निरूपण आसान होता है, लिखने में समय, कॉपी और
कलम की बचत होती है, पूरे विश्व में प्रचलित है, अतः इसका अध्ययन हम लोग कहीं भी जाकर के आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। रासायनिक समीकरण आज हम आपको बताए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। संतुलित क्या होता है, असंतुलित क्या होता है, हम लोग संतुलित क्यों करते हैं, इसके साथ साथ हम आपको आज सिखाए हैं कि रासायनिक समीकरण को हमें लिखने से क्या लाभ होते हैं। इतने सारे चीजों के बारे में आज हम आपको बताए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये जो रासायनिक समीकरण है इसको संतुलित कैसे करते हैं, और आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से लगभग हर बार आता है कि रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अगला सेशन में मिलते हैं और आगे पढ़ते हैं। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।